Welcome back to my YouTube channel. So today's topic is formal and informal organization. In the part 1 of organization structure, we have covered functional and divisional structure. I hope the both concepts are clear to you, and if not, please comment and tell me where you are lacking, कहाँ दिक्कत आ रही है. जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आगे के स्टडीज़ में दिक्कत आएंगी. दैट्स वाई आई एम सेइंग, and please subscribe to my channel. I need support. So here, let's start with the formal organization. Formal organization refers to the organization structure which is designed by management to accomplish a particular task. Now want to know there is a basic difference between formal and informal organization, जिसकी वजह से ये दोनों डिफरेंस क्रिएट किया है. एंड अगर आपको ये क्लियर हो गया तो बहुत इजी है दोनों को फीचर्स एडवांटेजेस सब डिस्क्राइब करना. ध्यान रखना, फॉर्मल में जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाएगी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अथॉरिटीज़ सब मेंशन करेगी. और अगर मैं इनफॉर्मल की बात करूँ तो टॉप लेवल मैनेजमेंट उसके लिए कुछ नहीं करती है. जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते रहते फ्रेंड्स बना लेते हैं तो दैट विल बी कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. और उसका मतलब पर्टिकुलर प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड जो भी प्रोडक्शन होनी है या जो भी काम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना है टू अचीव द गोल्स, उससे कोई रिलेशनशिप नहीं होता. See over here, formal organization refers to the organization structure which is designed by the management to accomplish a particular task. कोई भी टास्क पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करने के लिए जो भी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर देती है वो होगा फॉर्मल. इट स्पेसिफाइज क्लियरली द बाउंड्रीज ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी and there is a systematic coordination among the various activities to achieve organizational goals. तो वो बाउंड्रीज फिक्स कर देंगे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की. अब यहाँ पर 3 चीज़ें आएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनके बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. अथॉरिटी क्या होती है? अथॉरिटी इज़ समथिंग जो आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट से मिलती है कि आप अपने कमांड दे सकते हैं, ये डिसीजंस आप खुद से ले सकते हैं. सपोज लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ परचेज मैनेजर. परचेज मैनेजर कौन होता है? परचेज डिपार्टमेंट का हेड, राइट. तो अब अगर उससे कोई रॉ मटेरियल परचेज करना है, सपोज क्लोथिंग इंडस्ट्री है, कॉटन परचेज करनी है, तो वो हर टाइम क्या पूछने बैठेगा टॉप लेवल मैनेजमेंट से, क्या मैं रॉ मटेरियल परचेज कर लूँ, क्या मैं रॉ मटेरियल परचेज कर लूँ? नहीं. टॉप लेवल मैनेजमेंट उसको अथॉरिटी देगा कि आप अपने हिसाब से जितनी क्वांटिटी का मंगवाना है, जब मंगवाना है, आप मंगवा सकते हैं. सो दैट इज़ द अथॉरिटी जो उन्होंने किसको दी है? परचेज मैनेजर को. ऐसे ही सारी टॉप लेवल मैनेजमेंट की अथॉरिटीज़ जो हैं, CEO और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, उनके पास अथॉरिटी होती है डिसीजन मेकिंग की. और जो भी वो छोटे मोटे काम होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, जैसे परचेज से रिलेटेड था, वो परचेज मैनेजर को दे दिया जाएगा, राइट. सेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है तो सेल्स मैनेजर के पास जाएगी. एंड फाइनेंस से रिलेटेड कुछ है तो फाइनेंस मैनेजर के पास जाएगी. दिस इज़ अथॉरिटी. और अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ समथिंग कि आप किसी को दे रहे हो रिस्पॉन्सिबल. मतलब अगर आपको अथॉरिटी मिल रही है तो अगर वहाँ कोई अथॉरिटी का मिसयूज़ हो रहा है या आपको कोई काम दिया वो आपने नहीं कंप्लीट किया नहीं किया, आप उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, राइट. और अगर हम बात करें थर्ड हमारे उसकी अकाउंटेबिलिटी की, अकाउंटेबिलिटी आती है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से. कैसे? ध्यान से सुनना. अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? सिंपल अगर मैं हिंदी भाषा में बोलूँ तो जवाब देनी. इट मीन्स कि आप कोई भी काम कर रहे हो, आपको अथॉरिटी है, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अगर आपने वो काम किया तो कैसे किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, आप उस चीज़ के लिए आंसरेबल हो, राइट. तो ऐसे ही सेम यही चीज़ होती है अकाउंटेबिलिटी, कि आप उस चीज़ के लिए आंसरेबल हो, आपने वो काम कैसे किया, क्यों किया और किस लिए किया. अगर उसका मतलब गुड इफ़ेक्ट आ रहा है या बैड इफ़ेक्ट आ रहा है, वो सब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. दैट इज़ अकाउंटेबिलिटी.
अकाउंटेबिलिटी आगे अभी हम डेफिनेशंस के अंदर पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के बीच में डिफरेंस क्या है, इनके मीनिंग क्या है. एंड दीज थ्री टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. मेक श्योर यू रिमेंबर इट थ्रू योर होल लाइफ. And there is a systematic coordination among various goal activities to achieve organization goals. सिंपल सी बात है ये, तो हम सारी ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस, प्लानिंग का प्रोसेस, जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं क्यों करते हैं? टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, राइट. द स्ट्रक्चर इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी फंक्शनल और डिविजनल. वो कह रहे हैं कि कोई भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर स्ट्रक्चर जो है फंक्शनल भी हो सकता है, डिविजनल भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द नीड. ठीक है. अब मैं आपको कहूँ कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, एग्जाम्पल रिलायंस है, टाटा ग्रुप है, बिरला ग्रुप है, अदानी ग्रुप है, तो अब ये सारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस हैं. अब किसने बताया ये फॉर्मल है? क्योंकि यहाँ पर सबको अपनी अथॉरिटीज़ पता है, बाउंड्रीज़ पता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने ही सब डिज़ाइन किया है, राइट. तो बेसिकली जो 10 एम्प्लॉयज़ या मोर एम्प्लॉयज़ जिस भी कंपनी के अंदर होते हैं उसको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है. और वहाँ जो है सब कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं कि कौन कितनी अथॉरिटी लेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा. ठीक है. डेफिनेशन पे आ जाइए. अकॉर्डिंग टू लुइस एलन, द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टम ऑफ वेल डिफाइंड जॉब्स, ईच बियरिंग अ डेफिनेट मेजर ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. अब यहाँ देखिए वो क्या कह रहे हैं. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक वेल डिफाइंड जॉब्स का सिस्टम है. मतलब आप अगर वहाँ काम नहीं भी कर रहे तो भी आपको पता होगा कि परचेज मैनेजर का क्या काम है, सेल्स मैनेजर का क्या काम है, जस्ट बिकॉज वहाँ पे वेल डिफाइंड जॉब्स हैं. ठीक है. उनको जो भी जॉब प्रोफाइल है उसके लिए उनको क्या काम करना है वो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजिंग के अंदर डिफाइन हो चुका है. और उनके पास क्या होगी? अपनी लेवल पे अथॉरिटी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और अकाउंटेबिलिटी होगी. सबसे ज़्यादा अथॉरिटी किसके पास होती है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर सीईओ के पास, बिकॉज दैट इज़ द हाईएस्ट पोस्ट. उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू चेस्टर बर्नार्ड. Formal organization is a system of consciously coordinated activities of two or more persons toward a common objective. वो यहाँ क्या कह रहे हैं? जब हम एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट कर देते हैं, टू और मोर पर्सनस की एक्टिविटीज़ को टुवर्ड्स अ कॉमन ऑब्जेक्टिव. कॉमन ऑब्जेक्टिव विल बी जो हमने प्लानिंग में डिफाइन किया था पहले, तो वो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगी. ठीक है. अब फीचर्स के ऊपर आ जाते हैं, इससे आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी. फर्स्ट इज इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप अमंग वेरियस जॉब पोजीशंस एंड द नेचर ऑफ देयर इंटर रिलेशनशिप. अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि किस जॉब पोजीशन पे क्या काम करना है वो पता चल जाएगा, और जितनी भी जॉब पोजीशंस हैं वो आपस में कैसे रिलेटेड हैं. इट मीन्स कौन सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है, कौन बॉस है, और कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किससे ऑर्डर्स लेगा, ये सब ऑलरेडी सबको क्लियर हो जाएगा. Second is it is a means to achieve the objectives specified in the plans as it lays down rules and procedures essential for their achievement. अब यहाँ पे वही बात की है, जब भी हमने प्लानिंग की थी, जो भी हमारे गोल्स ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किए थे, उसके लिए हम उसको अचीव करने के लिए रूल्स, प्रोसीजर्स, जितने भी टाइप के प्लान्स थे हम उनको अप्लाई करेंगे फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. Third one is efforts of various departments are coordinated, interlinked and integrated through the formal organization. As I told you, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं. मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट. तो जब तक ये आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो कोई भी गोल अचीव होने की पॉसिबिलिटी नहीं है. वो आपस में इंटरलिंक्ड भी हैं. हाउ? क्योंकि परचेज़ और सेल डेफिनेटली हम यहाँ पर एग्जांपल प्रोडक्शन और परचेज़ कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा. परचेज़ यानी रॉ मटेरियल जितना परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है, जितना प्रोडक्शन का टारगेट है उतना ही परचेज़ होगा. अब प्रोडक्शन का टारगेट कहाँ से फिक्स हुआ? सेल्स डिपार्टमेंट से. सेल्स डिपार्टमेंट से कैसे पता चला कि पिछले महीने इतनी सेल्स हुई थी, सपोज 5000 यूनिट्स, तो हम कोशिश करेंगे 5000 या अबव यूनिट्स हम बनाएं, तो उसके लिए रॉ मटेरियल भी हम उसी अकॉर्डिंग खरीदेंगे. ठीक है. तो वो आपस में इंटरलिंक्ड है. इंटीग्रेट मतलब उनको एक साथ लेकर चलना है, चाहे वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं बट हैं तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के ना, तो उनको एफर्ट्स को इंटीग्रेट होना चाहिए,
एक जैसा होना चाहिए, यानी कि कोई ज़्यादा एफर्ट कर रहा है, कोई कम एफर्ट कर रहा है। Fourth point is it is deliberately designed by top management to facilitate the smooth functioning of organization. अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है टॉप मैनेजमेंट डिज़ाइन करता है ताकि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है स्मूथली फंक्शन करे. E point is it places more emphasis on work to be performed than interpersonal relationships among the employees. सिंपल सी बात है, नाम इस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, फॉर्मल, तो यहाँ पर सिर्फ फॉर्मली काम से रिलेटेड एम्फेसिस, बातों पर एम्फेसिस ज़्यादा किया जाएगा. यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के बीच में कैसा रिलेशनशिप है ये यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करेंगे. पर्सनल बातें यहाँ कुछ भी डिस्कस नहीं होंगी. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही यही है, सब कुछ प्रोफेशनली और सिर्फ एवरीथिंग, एक छोटी से छोटी बात भी सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए. किसी कलीग से बात हो रही है तो इसी रिलेटेड होनी चाहिए कि हमने काम क्या करना है, कोई बेतुके की बात नहीं होनी चाहिए. दैट इज़ द गोल ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. एडवांटेजेस पे आते हैं. इट इज़ ईजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंस म्यूचुअल रिलेशनशिप्स आर क्लियरली डिफाइंड. यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना बहुत ईजी है क्योंकि सबको पता है कि क्या किसका काम है और क्या नहीं है, किससे ऑर्डर्स लेने हैं और किसको रिपोर्ट करना है. देयर इज़ नो एम्बिग्विटी. एम्बिग्विटी होता है मतलब कन्फ्यूजन्स या डिफरेंट मीनिंग्स एक चीज़ के. इन द रोल दैट ईच मेंबर हैज़ टू प्ले एज ड्यूटीज़ आर स्पेसिफाइड. मतलब उनकी जो ड्यूटीज़ हैं क्रिस्टल क्लियर हैं, उनके बीच में कोई सेकेंड थाट नहीं आ रहा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है. दिस ऑल्सो हेल्प्स इन अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट. इसकी वजह से एफर्ट्स जो हैं डुप्लीकेट नहीं होते और रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते हैं. सिंपल सी बात है. यूनिटी ऑफ कमांड हमने पढ़ा था पहले प्रिंसिपल्स के अंदर. यूनिटी ऑफ कमांड इज़ बेसिकली प्रिंसिपल जो ये कहता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किससे कमांड मिल रही है. ठीक है, अगर एक ही सुपीरियर से कमांड मिल रही है तो बेटर है. अगर आपको 2 या 3 बॉस जो हैं कमांड देने लग जाएं तो क्या आप काम कर पाओगे? नहीं. यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब यही है, एक सबऑर्डिनेट को एक ही सुपीरियर से कमांड मिलनी चाहिए. तो अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम इसको मेंटेन कर सकते हैं. नेक्स्ट इज इट लीड्स टू इफेक्टिव अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स बाय प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क फॉर द ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड एंड इंश्योरिंग दैट ईच एम्प्लॉय नोज हाउ द रोल ही हैज़ टू प्ले. अब यहाँ पर गोल्स हम कैसे अकम्प्लिश करते हैं. ऑपरेशंस जितने भी होने हैं हर एक एम्प्लॉय को अपना काम पता है कि उसने क्या रोल प्ले करना है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से. तो यहाँ पर काम जो है स्मूथली होता है. It provides stability to the organization. This is because behavior of employees can be fairly predicted since there are specific rules to guide them. अब हमने पहले ही रूल्स बना दिए उनको गाइड करने के लिए, तो हमें पता है कि उनका बिहेवियर क्या होगा, कौन टाइम पे काम कंप्लीट करता है, कोई कौन नहीं करता. अब आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस पे. चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी टाइप का स्ट्रक्चर है, कुछ भी हो इस वर्ल्ड के अंदर, अगर एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस होंगी ही होंगी. और यहाँ पर 3 डिसएडवांटेजेस गिवन है. द फॉर्मल कम्युनिकेशन में लीड टू प्रोसीजरल डिलेज एज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चेन ऑफ कमांड हैज़ टू बी फॉलोड विच इंक्रीजेज द टाइम फॉर डिसीजन मेकिंग. अब वो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन की वजह से जो है डिसीजंस डिले हो सकते हैं. कोई भी हमने प्रोसीजर करना है वो डिले हो सकते हैं. कैसे? सपोज कोई भी एम्प्लॉय है, वो बात करता है अपने डिपार्टमेंट के हेड से, परचेज मैनेजर से या फिर सेल्स मैनेजर से. अब सेल्स मैनेजर के पास अथॉरिटी नहीं है तो वो जनरल मैनेजर को बोलेगा, और जनरल मैनेजर किससे पूछेगा? CEO या BOD से. तो चेन ऑफ कमांड ये कहती है ना फिर कि वो जो एम्प्लॉय है वो डायरेक्ट CEO से नहीं बोल सकता, तो उसकी वजह से डिले होगा क्योंकि उन्हें डिसीज़न मेकिंग करने के लिए टाइम लगेगा. हर एक से पूछा जाएगा, अपने अपने बॉस से पूछेंगे, तब बात CEO तक पहुंचेगी, तब हम डिसीज़न को ले सकते हैं. सेकेंड डिसएडवांटेज इज पुअर ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिसेस may not provide adequate recognition to creative talent since it does not allow any deviations from rigidly laid down policies. They want to say कि उन्होंने पहले ही डिसाइड कर दिया कि कौन कितना काम करेगा, किसको रिपोर्ट करना है. तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ का टैलेंट है किसी काम का नहीं है.
जो क्रिएटिविटी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, बिकॉज उनको तो वैसे ही काम कर रहा है जैसे बॉस ने बोल दिया, जो बॉस ने बोला बस वो कर दो, सिंपल सी बात है। क्रिएटिविटी का यूज़ नहीं हो रहा, तो इसकी वजह से जो क्रिएटिविटी है उसको अवॉइड किया जा रहा है और इग्नोर किया जा रहा है। लास्ट डिसएडवांटेजेस, it is difficult to understand all human relationships in an enterprise as it places more emphasis on structure and work. Hence, the formal organization does not provide a complete picture of how an organization works. They want to say here कि यहाँ पर emphasis सिर्फ structure और काम पे दिया हुआ है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स पे नहीं दिया हुआ, उनको इग्नोर किया जा रहा है या फिर उनके ऊपर लेस एम्फेसिस है। सो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है कंप्लीट पिक्चर नहीं दे सकती हमें कि काम कैसे हो रहा है। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे आ जाते हैं। सिंपल सी बात है, इंटरेक्शन अमंग पीपल एट वर्क गिव्स राइज टू अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स अमंग एम्प्लॉयज़ कॉल्ड द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अब वो आपस में कुछ बात तो करेंगे ना, किसी से भी रिलेटेड, एक्सेप्ट प्रोडक्टिविटी या फिर प्रोडक्टिविटी के भी बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ से सोशल रिलेशनशिप जो है डेवलप होने लगता है, एंड दैट इज़ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एमर्जेस फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब वो ये कह रहे हैं कि फॉर्मल के अंदर से ही इनफॉर्मल निकल के आती है। कैसे? जब पीपल जो है ऑफिशियली डिफाइंड रूल्स, यानी उनको जो भी काम बोला गया है उससे बियॉन्ड जाकर इंटरेक्शन करते हैं, कोई पर्सनल टॉक्स हो रही हैं यहाँ पर किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो वो हो जाता है हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बेस्ड ऑन देयर इंट्रैक्शन एंड फ्रेंडशिप दे टेंड टू फॉर्म ग्रुप्स। उसकी वजह से ग्रुप्स बन जाते हैं, जो वो जिनका सिमिलर इंटरेस्ट है उनका ग्रुप बनने लग जाता है। एग्जाम्पल्स देख लो यहाँ पर। Examples of such groups formed and with common interest may be those who take part in cricket matches on Sundays, right? Meet in the cafeteria for coffee, are interested in dramatics, etc. तो जो भी common interest उनका निकल के आता है वो उस according अपने आप को divide कर लेते हैं। Informal organization has no written rules, is fluid in form and scope and does not have fixed lines of communication. यहाँ कुछ भी फिक्स नहीं है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी रूल्स रिटन नहीं है। See the definition according to Chester Bernard. An informal organization is an aggregate of interpersonal relationships without any conscious purpose but which may contribute to joint results. अब वो ये बोल रहे हैं कि जो भी पर्सनल रिलेशनशिप्स की यहाँ पर बात हो रही है वहाँ उसका कोई पर्पस नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं। सपोज मूड अच्छा हो जाता है कई बार किसी से बात करने से, तो कहीं ना कहीं उनका इफ़ेक्ट दिखता है रिजल्ट के अंदर, और वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी हो सकता है और नेगेटिव भी। According to Keith Davis, informal organization is a network of personal and social relations not established or required by formal organization but arising spontaneously as people associate with one another. वो ये बोल रहे हैं ऐसा नेटवर्क पर्सनल और सोशल रिलेशंस का जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ने डिस्क्राइब नहीं किया, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़रूरत नहीं है, बट वो अराइज कैसे हुआ? बाय एसोसिएटिंग पीपल विद वन अनदर। जब वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तब वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ने बर्थ लिया वहाँ पर। फीचर्स पे देखिए, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये तो सिंपल सी बात है, पहले भी पढ़ा कि जो इनफॉर्मल है कहाँ से निकल कर आती है, फॉर्मल के अंदर से ही निकल कर आती है। सेकेंड पॉइंट, स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर इवॉल्व फ्रॉम ग्रुप नॉर्म्स रादर देन ऑफिशियली लेड डाउन रूल्स एंड रेगुलेशंस। यहाँ पे जो बिहेवियर है, ग्रुप्स बन रहे हैं जो भी, वो अपने बेसिस पे बन रहे हैं, पर्सनल बेसिस पे बन रहे हैं, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफाइन नहीं किए हुए, ऑफिशियली डिफाइन नहीं किए हुए। C point is independent channels of communication without specified direction of flow of information. यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जितने भी ग्रुप्स बने उनके अंदर जो मेंबर्स हैं, जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसका फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फिक्स नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन कहीं भी किसी भी टाइम ट्रेवल कर सकती है। अब आप ये वाला एक बार डायग्राम देखो यहाँ पर, वो यहाँ पर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं बोला हुआ कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको नहीं करेगा, आपस में एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है। दिस इज़ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन।
और इस पॉइंट में जो ये बात हो रही है यही हो रही है कि इंडिपेंडेंट चैनल्स हैं, कोई किसी से भी बात कर सकता है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है इन्फॉर्मेशन फ्लो करने की कि हाँ आपने इसी पर्सन से बात करनी है, ये आपका सबऑर्डिनेट है, ये सुपीरियर है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. The point is, it emerges spontaneously and is not deliberately created by management. अब वो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो डेलिबरेटली मैनेजमेंट क्रिएट करती है, बट ये एकदम से हो जाता है. इसको कोई सोच के नहीं करता कि हाँ मैंने इससे बात करनी है, इससे करनी है. इसमें कुछ भी डेलिबरेटेड नहीं होता. Point is, it has no definite structure or form because it is a complex network of social relationships among members. जैसे एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्ट्रक्चर डिफाइंड होता है कि ये इसका सुपीरियर है, परचेज मैनेजर के अंडर सारे एम्प्लॉयज़ आते हैं, सीईओ के अंडर जो भी पूरी ऑर्गेनाइजेशन आती है, सीईओ के अंडर जो है जनरल मैनेजर काम करता है, एमडी काम करता है. तो अगर हम सोशल रिलेशनशिप्स की बात करें मेंबर्स के अंदर जो भी ग्रुप्स फॉर्म हुए हैं, तो उसमें ऐसा कुछ भी डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता कि ये सुपीरियर है या फिर XYZ सुपीरियर है, XYZ सबऑर्डिनेट, ऐसा कुछ भी नहीं होता. Now let's talk about the advantages of informal organization. First one is prescribed lines of communication are not followed. Thus, informal organization leads to faster spread of information as well as quick feedback. यहाँ पर कोई भी प्रिस्क्राइब लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है कि आपको इसके थ्रू ही कम्युनिकेशन करना है, जैसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिक्स होता है. तो जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन है वो जल्दी होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको वेट नहीं करना पड़ता और डिसीजन मेकिंग में दिक्कत नहीं होती. B point is, it helps to fulfill the social needs of members and allows them to find like-minded people. This enhances their job satisfaction since it gives them a sense of belongingness in the organization. अब हर एक की सोशल नीड्स होते हैं. अब आप चुप करके 5-6 घंटे काम कर सकते हो? नहीं कर सकते. आपको रिफ्रेशमेंट चाहिए, आप 2 मिनट किसी से बोलोगे, यू विल फील लाइक गुड. ठीक है, बिलोंगिंगनेस, बेसिकली फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस फील होगी, जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगी. सी पॉइंट इज it contributes towards fulfillment of organizational objectives by compensating for inadequacies in the formal organization. वो कह रहे हैं कोई भी जो भी inadequacies हैं, प्रॉब्लम्स है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो यहाँ पर आप ये कम्युनिकेशन करके दूर कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयज़ रिएक्शन टुवर्ड्स प्लान्स एंड पॉलिसीज़ कैन बी टेस्टेड थ्रू इनफॉर्मल नेटवर्क. अब प्लान्स एंड पॉलिसीज़ अगर आप ने बनाई हुई हैं, कोई एम्प्लॉयज़ का रिएक्शन जानना है, तो वो आप इसे डायरेक्टली फॉर्मली बात करोगे तो नहीं बताएगा कोई भी कि हमें पसंद है नहीं पसंद. अगर आप इनफॉर्मल नेटवर्क के थ्रू बात करोगे तो एवरीबडी विल टेल कि हाँ ये प्लान्स पॉलिसीज़ अच्छी हैं या नहीं हैं. डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं यहाँ पर. फर्स्ट वन इज़ व्हेन एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड्स rumors, it becomes a destructive force and goes against the interest of formal organization. इन केस अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई ऐसी र्यूमर फैल गई है जो मैनेजमेंट के अगेंस्ट है, तो दैट विल गो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. वो नहीं चाहेंगे कि ऐसी कोई र्यूमर्स, बैड र्यूमर्स फैलें उनके बारे में, राइट. B point is management may not be successful in implementing changes if informal organization opposes them. Such resistance to change may delay or restrict growth. तो मैनेजमेंट यहाँ पे क्या कह रही है कि मैनेजमेंट सक्सेसफुल नहीं होगी चेंजेस इम्प्लीमेंट करने के अंदर अगर जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, इनके अंदर जो ग्रुप्स बने हुए हैं, अगर वो इन चेंजेस को रिस्ट्रिक्ट करते हैं या अपनाने से मना करते हैं, तो मैनेजमेंट वो फॉलो अप नहीं करवा सकती. C point is, it pressurizes members to conform to group expectations. This can be harmful to the organization if the norms set up by the group are against organizational interest. अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि हम पहले जो काम कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के लिए कर रहे थे, राइट. लेकिन अब हम यहाँ ग्रुप्स बना लिए हमने, तो ग्रुप्स बने उनके अलग ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे, अलग ऑब्जेक्टिव्स बन जाएंगे. तो हो सकता है वो जो ग्रुप्स के ऑब्जेक्टिव्स बने हैं, रूल्स हैं, जो भी है, वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो.
राइट। अगर एक जना काम करने में लेज़ी है, सपोज एम्प्लॉय ए लेज़ी है, तो उसके ग्रुप में अगर 2 एम्प्लॉयज़ हैं तो वो कहेगा कोई बात नहीं यार, 2 यूनिट्स कम बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो एम्प्लॉय बी और एम्प्लॉय सी भी ऐसे हो जाएंगे, लेज़ी हो जाएंगे, और उसकी वजह से तो उनका देखो कितना लॉस हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का। 2-2 यूनिट करके अगर ऐसे सारे कम बनाए तो इट इज़ अ ह्यूज लॉस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, तो उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो गया ये। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल। अभी हम डिफरेंस की बात करते हैं, इससे आपको फॉर्मल इनफॉर्मल में दोनों क्लियर हो जाएगा। बट बिफोर गोइंग टू दिस आई वांट यू टू एक्सप्लेन कि अगर सिर्फ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो तो भी पॉसिबल नहीं है काम, इनफॉर्मल हो तो भी पॉसिबल नहीं है, राइट। क्योंकि फॉर्मल है तो एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड फील नहीं करेंगे, और खाली इनफॉर्मल है तो कैसे पता चलेगा कौन क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा, राइट। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नीड के अकॉर्डिंग फॉर्मल भी होनी चाहिए और इनफॉर्मल भी होनी चाहिए, लेकिन इनफॉर्मल की एक लिमिट सेट कर देनी चाहिए ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट और गोल्स के अगेंस्ट ना जाए, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते फॉर्मल इज़ बेटर, इनफॉर्मल इज़ बेटर, बोथ आर बेटर कलेक्टिवली, दोनों को साथ में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये नहीं कि बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ज़्यादा चल रहे हैं ना ज़्यादा इनफॉर्मल, एक बैलेंस्ड ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए फॉर्मल प्लस इनफॉर्मल की। ये पॉइंट हमेशा याद रखना। कंक्लूजन के अंदर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ मैंने अभी कंक्लूजन मेंशन नहीं किया है, बट आपको ये चीज़ कंक्लूजन में मेंशन करनी है। एग्ज़ाम्स के अंदर फॉर्मल और इनफॉर्मल बैलेंस्ड ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, ना ज़्यादा फॉर्मल ना ज़्यादा इनफॉर्मल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डिफरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग बहुत ईजिली क्लियर है, आप कोई भी यहाँ पर डेफिनेशन या मीनिंग लिख सकते हो। सेकेंड वन इज़ ऑरिजिन, कि ये निकल के कहाँ से आता है। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है कंपनी बनाती है, कंपनी के रूल्स एंड पॉलिसीज़, अगर आप यहाँ टॉप लेवल मैनेजमेंट लिखते हो तो भी आपका सही होगा। और अगर हम इनफॉर्मल की बात करें तो ये डेलिब्रेट नहीं है, ये अपने आप इंटरेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ एट वर्क से निकल कर आती है। अथॉरिटी की अगर हम बात करें तो इट अराइजेज बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन इन दी मैनेजमेंट, और ये इट अराइजेज आउट ऑफ पर्सनल क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। वो यहाँ बोल रहे हैं कि अथॉरिटी जो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में किस पोजीशन पे हो आप, वो आपको बताएगी कि क्या अथॉरिटी है। आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हो, आप सुपरवाइज़र हो, या आप कोई जनरल मैनेजर हो, कोई सी डिपार्टमेंट के मैनेजर हो, या उसके अंडर काम करते हो, तो वो आपको बताएगा आपकी अथॉरिटी क्या है। लेकिन इनफॉर्मल के अंदर आपकी पर्सनल क्वालिटीज़ बताएंगी कि आपके पास कितनी अथॉरिटी है, ठीक है। अगर आपके पास ज़्यादा नॉलेज है तो लोग आपसे डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स अपनी, तो आपके पास अल्टीमेटली अपने आप अथॉरिटी आती जाएगी। बिहेवियर की बात करें अगर हम, फॉर्मल के अंदर रूल्स एंड पॉलिसीज़ बताएंगे कि कैसा बिहेवियर होगा एम्प्लॉय का। इनफॉर्मल के अंदर ऐसा कोई रिटर्न रूल्स नहीं है, कोई भी गाइडेंस के लिए रूल्स नहीं है। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन जो फिक्स्ड है ऑलरेडी, कि आप किससे डिस्कस कर सकते हो किससे नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी फिक्स्ड होता है फॉर्मल के अंदर। और इनफॉर्मल के अंदर इट कैन टेक प्लेस इन एनी डायरेक्शन। नेचर की बात करें तो फॉर्मल इज़ रिजिड और इनफॉर्मल इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर। तभी कहते हैं कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बना सकता है। लीडरशिप की बात करें तो यहाँ मैनेजर्स लीडर हैं, ठीक है। और इनफॉर्मल के अंदर लीडर्स जो हैं ग्रुप ही चूज़ करेगा, जिसके पास ज़्यादा बेटर क्वालिटीज़ हैं, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो क्या हो जाएगा, लीडर बन जाएगा अल्टीमेटली। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच।